Hello, Assalamu alaikum. Hi, this is Ilyas Mubarak, and today I am going to take a lecture on your class 12 chapter, whose name is Alternating Current. Alternating is the seventh chapter of class 12, so I want to continue this chapter. Before starting this chapter, I want to know that how many of you are interested in this chapter, and I have a pre-request for this chapter is that you guys have to knowledge about one or two chapter initially on the initial stage. You have to awareness about all the topics which are included in electromagnetism, because alternating current is not totally, it's some kind depend on these chapters which you have learned before. So let's start about this chapter, and don't worry, I'm not gonna teach you this chapter in English. The name of the chapter is chapter number 7, alternating current. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की, कि इस चैप्टर में हम किस किस कंटेंट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है आपको पता होना। अगर आप कंटेंट का आइडिया नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों के साथ सफ़र करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। अल्टरनेटिंग करंट को ना हम AC बोल देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टेंस के बारे में, और रिएक्टेंस के साथ साथ पढ़ेंगे इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे LCR, सर्किट डायग्राम के बारे में। ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस। सिक्स टॉपिक रहेगा हमारा पावर इन AC सर्किट। इसके बाद में एक इस जैसा टॉपिक रहता है जिसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बाद रहेगा हमारा
डॉटलेस करंट। ये सिर्फ हमें डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन इसकी आ जाती है कई बार पूछने को, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन का ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग टॉपिक जो है, जहाँ पर बच्चे हार मान जाते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर। और इसी के साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर आप क्लास 10th में पढ़कर आते हैं, यहाँ पर हमें उसको थोड़ा वाइडली पढ़ना है। तो ये आपका टोटल कंटेंट है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिलीवर करने जाएंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर ही चलूँगा। आपके बोर्ड के रिगार्डिंग चीज़ें देखनी है तो मैं बिल्कुल भी टॉपिक के अलावा चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, और उसी के साथ अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसका, मैं आपको कभी भी ये चीज़ समझा दूंगा अगर एक दो बात आपके समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, थोड़ी सी ना मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर चीज़ों की, कि ये एक्चुअल में टॉपिक आया कहाँ से। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब एक इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वो मूव करने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो वो तब भी मूव ही कर रहा होता है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और एक और चीज़ जनरेट हो जाती है जिसे बोलते हैं हम रेडिएशन। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक है। इसी की बेस पर हमारे चैप्टर कैटेगराइज हैं। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि जो करंट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये चैप्टर उससे अलग कैसे है। ये उससे अलग नहीं है। यहाँ पर आप करंट को कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। जो करंट हमारा प्रोड्यूस होता है वो एक ऑसिलेटरी करंट होता है जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, और एक हमारा नॉन ऑसिलेटरी करंट होता है जिसको हम डीसी बोलते हैं। एसी करंट को दिखाते हैं हम ऑसिलेशन के साथ, और डायरेक्ट करंट अगर हमें दिखाना होता है तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होता, बिल्कुल इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम इनको आगे से समझते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए, अगर बात की जाए अल्टरनेटिंग करंट की और डायरेक्ट करंट की, जो डायरेक्ट करंट होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर ही मूव करे। डीसी में तो ऐसा होता है कि वो अगर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन ना एसी में इलेक्ट्रॉन आपका वाई एक्सिस भी जा सकता है, एक्स एक्सिस पर भी जा सकता है, और आगे भी प्रोपोगेट करेगा। जब भी अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द ऊपर नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
जो प्रोड्यूस करेगा वो करंट कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट का होगा। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है डायरेक्ट करंट का। मैं इन दोनों को ग्राफ को अलग बना कर दिखा देता हूँ आपको। एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो जो ग्रीन वाला ग्राफ है हमारा, ये बिल्कुल एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है यहाँ से करंट की। ना वो वैल्यू ऊपर हो रही है ना वो नीचे हो रही है, यानी कि ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ग्रीन वाला, ये हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक करंट की जो इस तरीके से दिखाया गया है, इसकी टाइम के साथ आप देखेंगे तो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही चेंज हो रही है। इससे ऊपर नहीं जा रही और इससे नीचे नहीं जा रही, यानी कि अपने रेंज में ही। पार्टिकल क्या करता है, अप एंड डाउन करता रहता है। तो जब भी करंट या इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरीके की होती है और उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है यहाँ पर चेंज होता है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका फिक्स रहता है। यहाँ चेंज कैसे हो रहा है, अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो इस टाइम पर वैल्यू अलग आएगी, इस टाइम पर वैल्यू अलग आएगी, इस टाइम पर अलग आएगी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपके एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू या करंट की वैल्यू वो चेंज हो रही है। लेकिन डायरेक्ट करंट में आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, हर एक टाइम पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो आपका सेम रहता है, इसलिए उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेरी विद द टाइम। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, जो आपका डायरेक्ट करंट होता है इसको आप स्टोर कर सकते हैं बैटरी के अंदर। लेकिन जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है इसको स्टोर नहीं कर सकते बैटरी के अंदर। इसीलिए अगर हम यहाँ से एक चीज़ को समझना चाहें, जो हम सभी लोगों के घर में होती है, जो कि होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम ही होता है एसी को डीसी और डीसी को एसी करने का। तो एसी को डीसी और डीसी को एसी करने के साथ होता क्या है, इसकी बात अगर हम करें, ये करंट आया, मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट था, इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से। बैटरी डायरेक्ट चार्ज नहीं होती, उसके लिए आपको किस में भेजना पड़ता है, पहले करंट को इन्वर्टर में। ये अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, और बैटरी जो है उस करंट को स्टोर करती है। ठीक है, यही प्रोसेस रिपीट भी करता है अपने आप को। रिपीट इन द सेंस, बैटरी में जब करंट स्टोर हो जाता है तो वो आपको जो देता है वो डायरेक्ट करंट होता है। जो वो करंट देगा डायरेक्ट करंट देगा। इन्वर्टर फिर से उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, और हमें अपने होम अप्लाइंसेस में जितने भी करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे अप्लाइंसेस एसी अप्लाइंसेस होते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिव करंट पर भी काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच की बात हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, डीसी करंट कौन निकालते हैं, बैटरीज निकालती हैं। और एसी करंट निकालते हैं आपके एसी जनरेटर्स जो होते हैं, जो कि हमारा आगे का टॉपिक है। ये जो हमारा एसी जनरेटर का टॉपिक है आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट
की डेफिनेशन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द करंट that changes its magnitude and polarity at a regular interval of time। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी करंट की मोशन टाइम की वैल्यू के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो ऐसे करंट को बोला जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। अ करंट कैन बी डिफाइंड as the current that change its magnitude and polarity। polarity का मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना। हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन अलग होती है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट डालते हैं। अगर आप टेंजेंट डालेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट आपकी डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स ही बताती हैं कि अगर आपका करंट अपने मैग्नीट्यूड को और अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, और यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है, एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ये अपने आप को रिपीट भी करता है। एक ऐसा मोशन जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज होती रहे कंटिन्यूअसली, चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। दूसरा, एक रेगुलर टाइम इंटरवल को फॉलो करे वो, रेगुलर टाइम इंटरवल को फॉलो करे। तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ मैं पीछे बता कर आया हूँ आपको। और अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन डायरेक्ट करंट की भी लिखनी है तो वो कुछ डिफरेंट नहीं होगी, बस आपको डेफिनेशन में क्या ऐड करना है, अ करंट दैट नॉट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी एट एनी टाइम। तो ऐसे करंट को आप बोलेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ बता दिया है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक कौन सा है। अब जब हमारा करंट है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो करंट से रिलेटेड एक टर्म होती है वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो वोल्टेज का हम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको पढ़ने का रीज़न क्या है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है इज चेंज इट्स वैल्यू with the help of a device जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर में लाइट आती है वो 11,000 की करंट सप्लाई हो रही होती है, लेकिन आपके हाउस होल्ड में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की लाइट आती है। तो ट्रांसफार्मर आपके इतना समझ में आ गया होगा, एक वोल्टेज वेरिंग डिवाइस है। वो वोल्टेज को क्या करता है, वेरी करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर कर जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतना आपके पास भेजता है। अब जब हमें 220 की ही रिक्वायरमेंट है तो हम 11,000 का वोल्टेज क्यों मंगा रहे हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा सबसे मेन एम होता है उसको ट्रांसपोर्ट कराना। तो हम
जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कराते हैं वो डीसी में नहीं कराते, उसको हम ट्रांसपोर्ट कराकर जहाँ बन रही है वहाँ से अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में लाते हैं। एसी फॉर्म ऑफ द करंट is used in the transportation of electricity। जो लाइट वहाँ पर बनी आपने उसको किस फॉर्म में भेजा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भेजा। और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भेजने का सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा होता है वो होता है कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी वो डायरेक्ट के मुकाबले में कम होता है। लॉस ऑफ एनर्जी आपका मिनिमम होता है, इसलिए हम अल्टरनेटिव करंट की स्टडी करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में वो लॉस मिनिमम रखता है। ठीक है ना इतना। अब जब भी कोई चीज़ हमारी प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ बना है, आपको कुछ कुछ साइन और कॉस का ग्राफ याद है? अगर आपको 10th क्लास का साइन कॉस का ग्राफ याद होगा तो साइन का ग्राफ इस तरीके का होता है। तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो पीरियोडिकली हो रहा है, यानी कि एक पीरियड के बाद अपने आप को अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं। और वो जो मोशन अपना रिपीट करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ ये ग्राफ साइन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो आपका करंट है उसको हम दिखाते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी से। टी आपका टाइम होता है, आई नॉट वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं आई नॉट। और यहाँ जो ये ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब भी किसी चीज़ का मोशन ऑसिलेशन होता है तो हमें वेलोसिटी पढ़ने को नहीं मिलती, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है पढ़ने को। फ्रीक्वेंसी ना पढ़कर हम या तो फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। तो ये हमारे आगे डिस्कस होने वाले टॉपिक्स हैं। मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक अल्टरनेटिव करंट को दिखाते हैं। करंट अगर इस फॉर्म में होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसके अलावा करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे भी हो सकती है। जो कि यहाँ से स्टार्ट हो और ऐसे ऐसे जाए। ये ऑलमोस्ट है सेम, बस इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो इसका जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वैल्यू से। तो अगर मुझे इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है तो ये ग्राफ देखना होता है कि ये ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये ग्राफ जो है आपका वो कॉस का ग्राफ है, इसलिए हम जो अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू वो लिखेंगे, वो लिखेंगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस साइन हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़े थे, जो भी मोशन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शन के साथ लिखते हैं साइन या कॉस के। तो ये ग्राफ साइन का रिप्रेजेंटेशन था इसलिए मैंने आई साइन थीटा लिखा, ये कॉस का रिप्रेजेंटेशन था इसलिए मैंने आई कॉस थीटा लिखा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लिख लेते हैं जो जो नोटेशंस यहाँ यूज़ हुई हैं उनका क्या मतलब है। तो जो आपका कैपिटल आई यूज़ हुआ है, जो आई नॉट यूज़ हुआ है, जो ओमेगा यूज़ हुआ है और जो टी हुआ है, इनकी बात करते हैं। जो हमारा आई है इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट।
जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पूछा जाता है। आई नॉट हमारी होती है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमम करंट कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, उसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओमेगा हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और ये जो टी है ना, ये वो टाइम है जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टाइम एट विच एसी डिटरमाइन। एक और टी यूज़ करते हैं, अभी यानी यहाँ लिखा नहीं है, वो होता है कैपिटल टी। इसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ आपका अल्टरनेटिंग करंट, कि कितनी कितने टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। अब हमने पीछे जो ग्राफ ऊपर ग्राफ बनाए हैं ना, ये वाले, मैं इन ग्राफ्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक कौन सी वैल्यू कहाँ से लेते हैं और क्या होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बारे में। यहाँ से करंट चलना शुरू करता है, यहाँ मैक्सिमम पहुँचता है, उसके बाद वो यहाँ तक आता है। तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा। जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टी टाइम पीरियड। यहाँ तक का जो टाइम होगा वो हाफ टाइम होगा टाइम पीरियड का। इसको हाफ साइकिल या हाफ पीरियड बोलते हैं। और इसका भी अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये हो जाएगा टी अपॉन फोर। तो इस ग्राफ के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो टी अपॉन फोर पर आएगी, और जो वैल्यू आएगी उसका नाम होगा आई नॉट। यानी कि मैं टी की जगह अगर टी अपॉन फोर रख दूँ तो यहाँ से आई नॉट के बराबर आना चाहिए। सॉरी, यहाँ इस वाले इक्वेशन में आई हमारा आई नॉट के बराबर आना चाहिए। अगर मैंने टी की जगह क्या रख दिया, टी अपॉन फोर। ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। एक और चीज़ समझते हैं। एक ग्राफ आपका ऐसे ना हो करके कुछ मान लीजिए इस टाइप का है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी यहीं तक जा रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आई नॉट, और ये वैल्यू फिक्स रहती है। उसके बाद ये ग्राफ आपका लेकर यहाँ से रिपीट करेगा अपने आप को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इसका हाफ करेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा टी अपॉन टू। टी अपॉन टू पर इसकी वैल्यू नीचे से ये आएगी, ज़ीरो पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, या टी पर मैक्सिमम आ रही है। तो किस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, और ये किस इक्वेशन से बनी है। ये बनी है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से। तो ये हमने अभी तक बेसिक की बात की है। आई होप कि आपकी चीज़ें स्मूथली समझ में आ रही होंगी।